एक किसान का बेटा हूँ। किसान परिवार हमारी पृष्ठभूमि है और हमारे परिवार में कोई ये भी नहीं है कि कोई बहुत बड़े कोई सरकारी पदों पे भी नहीं थे और हमारा कोई बड़ा व्यापार भी नहीं था। सिर्फ खेती ही हमारा मुख्य ध्येय रहा है। 2010 में नगर पालिका के सीधे चुनाव हुए थे। मैं उस मीटिंग में एज ए ग्रामवासी के रूप में गया था। मेरे मन में तब तक हम राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं थे, नहीं हमारा कोई टारगेट था भाई राजनीति में जाना है, एक बार चुनाव जरूर जीतेंगे। जहां आवाज बनती है पहचान और विचार बनते हैं प्रेरणा। वेलकम टू पॉडकास्ट फ्यूल योर वॉइस, इंस्पायर द वर्ल्ड। राम राम जी। पॉडकास्ट फ्यूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ जुड़े हैं नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका मंडल लोसल से BR हरिपुरा जी। इनके जीवन परिचय एवं शिक्षा के बारे में आज हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस चैनल के माध्यम से जो लोग हम सबको देख पा रहे हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आपने पूछा जीवन परिचय के बारे में, तो मेरा जन्म अक्टूबर 1985 को हरिपुरा गांव में हुआ और डॉक्यूमेंट्स में मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/1/1986 जी। और मैंने मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है 8वीं क्लास तक की वो हमारे गांव से की। 5वीं तक की शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से की। फिर 6 से 8 तक की शिक्षा गांव की सरस्वती स्कूल है उसमें प्राइवेट स्कूल से की। फिर मैंने 9 से 12 तक की शिक्षा इंडियन स्कूल लोसल से की। फिर मैंने फर्स्ट ईयर रेगुलर करने के बाद 2 साल मैंने प्राइवेट करके BA किया। जी। जिस प्रकार पहले आप शिक्षा से जुड़े हुए थे तो आपने एक संस्था चलाई LSC लोसल साइंस क्लासेस के नाम से, उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को डिटेल से बताइए। मेरा शिक्षा से जुड़ाव मैंने जब 12th पास की इंडियन स्कूल से जी। तो उसके बाद 2006 में मैंने वहाँ एक हॉस्टल बनाया था और आदरणीय गुरुजी श्रवण कुमार जी डूडी उनके सानिध्य में मैंने हॉस्टल का संचालन शुरू किया और उनकी प्रेरणा से ही मैं उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मेरे वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं उनको भी इस अवसर पर नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर विशेष रहा और उनके आशीर्वाद से मैंने 2006 में गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना की जो लोसल का पहला गर्ल्स हॉस्टल था। फिर 2008 में मैंने और मेरे संबंधी थे बलवीर जी, उन्होंने मिल के LSC क्लासेज की स्थापना की और 10 साल तक हमने IIT JEE और नीट इसकी तैयारी की इंस्टीट्यूट 10 साल तक हमने लोसल में चलाई और सैकड़ों विद्यार्थी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या MBBS के क्षेत्र में यहाँ से निकले और आज भी बहुत सारे बच्चे जब मिलते हैं तो बड़ा सुकून होता है। वो छोटा कस्बा होने की वजह से फिर बड़े स्तर पर प्रोग्रेस हो नहीं पाई, इसलिए हमने 2010 साल के बाद 2018 में उसको हमने क्लोज़ कर दिया। इसके साथ साथ ही हमने इंडियन स्कूल का जो समूह था उनके साथ ही 2009 में हनुमानगढ़ में हमने एक संस्था स्थापित की जो हमारी आज भी संस्था चल रही है। सीनियर तक की हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों सीकर एकेडमी के नाम से और बाल नवजीवन के नाम से हमारी संस्था संचालित है। तो सर, जिस प्रकार आपने एक हरिपुरा के अंदर भी हरिपुरा विकास समिति के नाम से एक समिति का गठन किया, बहुत से गाँव में हम देखते हैं कि समिति नहीं होती है। जिस गांव में समिति होती है उस गांव की कुछ पहल भी अलग होती है। उस समिति के बारे में भी हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। समिति का गठन कोई मेरा अकेले का कोई विचार नहीं था, मेरे अकेले की कोई उपज समिति नहीं है। हमारा एक समूह था 10-15 लोगों का और उस समूह से निकल कर ये बात आई क्योंकि आज का जो युवा है वो अपनी ऊर्जा गलत दिशा में ज़्यादा खर्च करता है। तो हम सब ने ये तय किया कि क्यों न जो बच्चे पढ़ लिख लिए या जो बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए उन बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जो उनके द्वारा गांव का वातावरण भी अच्छा रहे और गांव के विकास में उनका योगदान रहे और उस लाइन से अगर दूसरे बच्चे भी उनके पीछे चले तो ग्राम का वातावरण सुधरे।
इस सोच के साथ हमने 2018 में युवा विकास समिति हरिपुरा का गठन किया। और समिति का गठन करने के बाद मुझे ये बात कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि जो हमारे 40-50 युवा थे, उन्होंने हमारे गांव का नाम आसपास के 40-50 किलोमीटर के एरिया में निश्चित रूप से बढ़ाने का, गौरव के साथ बढ़ाने का काम किया। जहाँ भी चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी ऐसा गांव का सार्वजनिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें मेरी समिति के और हमारे गांव के युवाओं की सकारात्मकता के साथ हमेशा उनका सहयोग रहा है। चाहे अपने यहाँ पास ही में तेजाजी महाराज का सांगलिया में मंदिर है, उसमें कार्यक्रम हुए हैं तो उनमें बहुत बड़ा योगदान हमेशा उन्होंने अपने टीम के साथ किया है। अपने रामदेव जी महाराज का बहुत बड़ा मेला भरता है, उसमें हर साल हमारी समिति के बच्चे हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा गांव में जैसे चाहे सार्वजनिक काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, 2 ग्राउंड उन्होंने अपनी मेहनत से अच्छे तैयार करके पेड़ पौधे लगा कर ग्रामवासियों के लिए तैयार किए हैं। इसके अलावा अभी हमारा सबसे बड़ा जो शिक्षा के क्षेत्र में भी अपन काम मांग सकते हैं, समिति के द्वारा ही एक लाइब्रेरी का काम चल रहा है जो अब पूर्ण होने की ओर है, बहुत जल्द विद्यार्थियों को सुपुर्द कर दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ओकेजन, हमारा सबसे बड़ा ओकेजन में आपको बताऊं कि शहीदों का सम्मान के 2-3 कार्यक्रम किए। शहीद स्मारक हमारे ग्राम हरिपुरा से कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे शहीद शोधाना राम जी, जो निश्चित रूप से हमारे गांव के नहीं हमारे क्षेत्र के गौरव हैं, तो उनके भी वहाँ कार्यक्रम, शहीदों का सम्मान, वीरांगनाओं का सम्मान और पूर्व सैनिकों का सम्मान, प्रतिभा सम्मान, ऐसे अनेकों कार्यक्रम समिति ने किए। और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से, जिस सोच से हमने शुरू की थी, उसकी ओर निश्चित रूप अग्रसर हमारी समिति है। और जिस प्रकार आप शिक्षा से जुड़े हुए थे और उसके बाद में आपने राजनीति की शुरुआत की, आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, राजनीति में हमारे परिवार का या मेरा कोई वास्ता नहीं था। राजनीति की शुरुआत, मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ लोसल में बहुत अच्छा चल रहा था, हमारी स्कूल राउतसर हनुमानगढ़ में भी अच्छी चल रही थी और हम हमारे उस क्षेत्र में खुश थे। और हमारी जो पृष्ठभूमि है वो मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार हमारी पृष्ठभूमि है। और हमारे परिवार में कोई ये भी नहीं है कि कोई बहुत बड़े कोई सरकारी पदों पे भी नहीं थे और हमारा कोई बड़ा व्यापार भी नहीं था, सिर्फ खेती ही हमारा मुख्य ध्येय रहा है। फिर हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया तो वहाँ मेरे बड़े भाई हनुमानगढ़ रहते थे, मैं यहाँ रहता था, अच्छा काम चल रहा था। 2008 में एमएलए के चुनाव हुए और ये सीट रिजर्व हुई। रिजर्व होने के बाद पहला चुनाव और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से गोवर्धन वर्मा प्रत्याशी बन के आए। उससे पहले तक हालांकि हम सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत विचारधारा कम्युनिस्टों से मिलती थी और मेरा जो परिवार था वो मैरिया फैमिली से संबंधित था। मैरिया फैमिली को वोट करते आए थे लंबे समय से। मैंने एक चुनाव में कम्युनिस्टों को वोट दिया था। उसके बाद मेरे परिवार में ही यहाँ शॉप कर रखे किसान इलेक्ट्रिकल्स के नाम से जेपी जी बाजिया, उनके मित्र थे गोवर्धन जी, ये साथ पड़े हुए थे। तो भाई साहब ने कहा, मैं उस समय युवा ही था, तो कहा गोवर्धन जी मेरे दोस्त है और इनकी मदद सुनाऊँ मैं, अपने को सबको करनी है। फिर हमारे परिवार में एक और व्यक्ति थे, मेरे मामा जी लगते हैं, राजेंद्र जी बाजिया, वो भी लंबे समय से कम्युनिस्टों के साथ रहे थे और सक्रिय थे। तो उन्होंने भी उस समय कम्युनिस्टों से दूरी बनाई और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो हमारा कुल मिला के पूरा परिवार एक साथ 2008 में बीजेपी की मानसिकता के साथ, बीजेपी की विचारधारा के साथ हम जुड़ गए। फिर चुनाव हो गया, गोवर्धन जी चुनाव हार गए और हम हमारे काम लग गए। 2010 में नगर पालिका के सीधे चुनाव हुए थे। सीधे चुनाव का मतलब अभी जो चुनाव होते हैं वो पार्षदों से होते हैं। उस समय एक ही वो चुनाव है जो सीधा जनता ने चेयरमैन चुना था। तो उस समय पार्षदों का ज़्यादा अहमियत नहीं था। तो हमारे गांव के उस समय 2.5 वार्ड थे, मतलब 2 वार्ड पूर्ण और आधा वार्ड इधर हमारे गांव का था, आधा बलवंतपुरा बनीपुरा चाणवास का, ऐसे करके 2.5 वार्ड हमारे गांव के था। तो हमारे गांव की एक सार्वजनिक मीटिंग बुलाई गई और उसमें यह तय किया गया कि भाई पार्षद के चुनाव का कोई महत्व नहीं है, तो क्यों ना हम निर्विरोध ही पार्षद चुन लें। तो ग्रामवासियों की 100, 150, 200 लोगों की मीटिंग हुई। मैं उस मीटिंग में
एज ए ग्रामवासी के रूप में गया था। राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, नहीं मैं उस फील्ड में था। तो वहाँ पर मेरा जो वार्ड था, वार्ड नंबर 21, उसमें सब लोगों की राय से ग्रामवासियों ने मेरी मम्मी को निर्विरोध पार्षद तय कर दिया। भाई मेरी मम्मी का नाम सोहनी देवी है, तो भाई सोहनी, और मैं ननियाल में रहता हूँ, मेरी मम्मी का यहाँ पीर है, तो कहा भाई सोहनी को रखेंगे। तो उनको कर दिया। एक रामेश्वर जी शेषमा थे, उनको कर दिया निर्विरोध। और इधर बोले अपने गांव से कोई नहीं लड़ेगा, एक रामेश्वर जी शेषमा जो अभी पार्षद है, उनको कर दिया भाई अपने गांव की तरफ से वो है, बाकी उधर से कोई लड़ेगा तो चुनाव हो जाएगा। ऐसे करके ग्रामवासियों ने लिखा पढ़ी करके तय कर दिया। फिर मेरे सामने क्या हुआ कि कुछ लोगों, जिन लोगों ने मेरे को आगे किया, जिन लोगों ने मुझे खड़ा किया, उन्हीं लोगों ने मेरी मम्मी के सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। कैंडिडेट खड़ा कर दिया। फिर वो कईयों ने कहा चुनाव मत लड़ो, अपने को तो निर्विरोध रख रहे थे, कईयों ने कहा लड़ो। ऐसे करके हमने वो चुनाव लड़ लिया और वो चुनाव हम हार गए। मेरी मम्मी चुनाव 62 वोटों से हार गई। उसके बाद मेरे मन में, तब तक हम राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं थे, नहीं हमारा कोई टारगेट था भाई राजनीति में जाना है। उसके बाद मेरे मन में ये हो गया भाई इस तरीके से खड़ा करके मेरी मम्मी को चुनाव हरा दिया तो एक बार चुनाव ज़रूर जीतेंगे। उसके बाद मैंने 10 में हारने के बाद 15 तक सक्रिय रूप से राजनीति में काम किया। 2010 से 2013 तक 3 साल में लगभग गोवर्धन जी के साथ रहता था। उस समय वो हारे हुए थे तो उनके साथ हम गाँव में जाना, परिवारों में जाना, ऐसा करते थे। फिर 2013 में गोवर्धन जी चुनाव जीत गए। फिर उन्होंने मेरी साल 1.5 साल वो तो समय मिला, उसमें मेरी हेल्प भी की, 2-3 काम मेरे करवाए, मेरे मतलब गांव में काम करवाए और करवाए, इस तरह से करके। और ग्रामवासियों का भी मेरे प्रति रुझान ये बना कि ये ठीक है बच्चा, अपने गलत हरा दिया। तो उन्होंने 2015 में मेरे को चुनाव जिता दिया, मैं जीत गया। उसके बाद उस समय मैं बीजेपी का समर्थित कैंडिडेट था, मतलब मेरे वार्ड में बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं था और मैं बीजेपी का समर्थित कैंडिडेट था। 4 मेंबर बीजेपी के जीते थे 25 में से। फिर मेरे को वाइस चेयरमैन का चुनाव बीजेपी ने लड़ाया, तो मेरे वोट आए 4 बीजेपी के थे, एक मैं था समर्थित, 5 लोग ही थे हम, तो मेरे वोट आए 12। 25 में से 12 में 1 वोट से चुनाव हार गया वाइस चेयरमैन का। फिर पार्टी से भी जुड़ गए, गांव में भी हमसे जो बन पाया। जब मैं 2015 में पहली बार पार्षद बना तो मेरे वार्ड में एक डामर की सड़क हुआ करती थी, लोसल से शहीद शिवदानाराम स्मारक तक, जो पूरी तरीके से टूटी हुई थी। 16 फुट का रास्ता था, बाकी कोई डामर सड़क नहीं थी। मैंने 5 सालों तक 2015 से 20 तक जितने भी मेरे वार्ड के रास्ते थे सब रास्तों में मैंने डामर की सड़कें बनाई, पेयजल की अच्छी व्यवस्था की, स्ट्रीट लाइट लगवाई, कुल मिला के जितना हो सकता है उतना काम किया। मेरी जो शहीद स्मारक में स्कूल थी वो बंद पड़ी थी, उसको मैंने पूरी धोद विधानसभा में 2013 से 18 तक एक स्कूल का पुनः संचालन हुआ। मतलब बंद हुई हुई स्कूल एक ही शुरू हुई 5 साल के पीरियड में, और वो मेरी हरिपुरा की शहीद शिवदानाराम की स्कूल शुरू हुई। लोगों का फिर स्नेह रहा और 2021 में फिर चुनाव हुए। 2021 के चुनाव में मैंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, 2 वार्डों से। 35 वार्ड हो गए थे परिसीमन के बाद, तो एक वार्ड से मेरी भाभी को चुनाव लड़ा और एक वार्ड से मैं चुनाव लड़ा, तो हम दोनों वार्डों से विजयी रहे। 1952 के बाद ये पहला अवसर था कि एक व्यक्ति लोसल नगर पालिका में 2 जगह से जीता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने पहले चुनाव लड़े थे, लेकिन ये सफलता नहीं मिली थी। और मेरे साथ पहले पार्षद थे मनोज जी सैनी, उन्होंने 2 जगह से मेरे साथ ही लड़ा था, लेकिन वो एक जगह से जीते, एक जगह से हार गए। मैं मतलब पहला व्यक्ति था। और मैं तो मेरे ग्रामवासियों को और मेरे जो मतदाता थे, मेरे इस वार्ड में अब की बार में प्रेमपुरा भी साथ में था, तो मैं तो हरिपुरा और प्रेमपुरा और मेरे सब शुभ चिंतकों का ताजीवन ऋणी रहूँगा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करने का अवसर दिया और भरपूर प्यार के साथ दिया। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊँ एक, कि शायद मैं पहला व्यक्ति होगा जिसके जो फोरम के 500 रुपये लगते हैं वो भी मेरी जेब से नहीं लगे। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके 500 रुपये नहीं खर्च हो। मैंने 2015 में चुनाव लड़ा नहीं, जो पहला मेरा चुनाव था, वैसे दूसरा था।
तो उस चुनाव में मेरे जो फार्म के 500 रुपये वो किसने दिए मुझे पता नहीं, मेरे जेब से तो नहीं लगे। और 1 रुपया मेरे पास उस समय गाड़ी भी नहीं थी, तो मेरे मित्रों की गाड़ी थी। 1 रुपया बिना खर्च के मैंने 2015 का चुनाव लड़ा और जीता। और इसी तरीके से 2021 में मैं 2 जगह से चुनाव लड़ा, लेकिन आर्थिक रूप से मतलब न के बराबर खर्चा मेरे हुआ। तो ये बहुत बड़ा, मैं तो मेरे लिए सौभाग्य मानता हूँ। जी, तो मैं बलदेव जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोसल नगर पालिका में पहले 25 वार्ड थे, उसके बाद में 35 कर दिए गए। उसके बाद में ये सब हुआ कि गांव आसपास की जो पंचायत थी उनको भी नगर पालिका में शामिल कर दिया गया। उनके बारे में आपका क्या कहना है वो बताइए। देखिए, आप यहीं के लोकल हो और आप इन गाँवों को अच्छी तरीके से जानते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हरिपुरा, रामपुरा, बलवंतपुरा, बानीपुरा, चाणवास, इन गाँवों को देखो एक बार, और उसके बाद आप बिरहना और छोटी लोसल या फिर गुमानपुरा, बिजाने की ढाणी, गणेशपुरा, प्रतापरा, इनको देखो। आपको दिन और रात का फर्क दिखाई देगा। आप जैसे इधर भीमा की तरफ से आएंगे तो आप डबोरिया या गरेवल सड़क से आएंगे, और जैसे ही नगर पालिका स्टार्ट होगी आपको पक्की सड़क मिलेगी, रास्ता चौड़ा मिलेगा, स्ट्रीट लाइट भी मिलेगी। और हमारे इन गाँवों की ये स्थिति है कि अब हम ये सोच रहे हैं कि काम कहाँ कराया जाए। लोगों के सब मुख्य रास्तों में तो सीसी और डामर सड़क है ही है। लोगों के जो कटान के रास्ते अगर किसी के घर तक है तो उनमें भी ब्लॉक और सीसी की सड़कें हैं। तो ये बदलाव आपको धरातल पे दिख रहा है, और मैं तो ये मानता हूँ कि ये इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और गोवर्धन जी को, कि इन्होंने इन गाँवों का कायाकल्प करने का काम किया। आने वाले 5 साल बाद जब सरकार चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद ये जो गांव है ये विकसित गांव आपको देखने को मिलेंगे। और इसी में कुछ एक बात हमारे को एक देखने को ये भी मिली कि जैसे ही उन गाँवों को नगर पालिका में शामिल किया गया तो बहुत से लोगों ने विरोध भी किया इसका। ये देखिए, राजनीति का पार्ट है विरोध। आप कोई भी काम कर दो, आप जनहित का काम कर दो चाहे व्यक्तिगत हित का काम कर दो। व्यक्तिगत आप काम करोगे तो उससे जिसका हित टकराएगा वो कहेगा ये तो इसका आदमी है, इसका भला किया। आप सार्वजनिक काम करोगे तो विपक्षी जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं वो आपका विरोध करेंगे। वो विरोध राजनीतिक था, न कि कोई जनता का विरोध था। राजनीतिक विरोध हर जगह होता है। और मेरा एक सवाल ये रहेगा कि जो नगर पालिका में जो बजट आवंटित होता है वो संपूर्ण नगर पालिका होता है या वार्ड वाइज से होता है? देखिए, इसमें जो बजट आता है वो नगर पालिका में आता है। उसको किस तरह से डिवाइड करना है और कहाँ लगाना है वो बोर्ड तय करता है। नगर पालिका का चेयरमैन और वो पार्षद जो बजट की मीटिंग होती है उसमें या विशेष बैठक बुला के उसमें जो भी डिवाइड होता है वो बोर्ड करता है। अब अगर आप पार्षद, आप प्रभावशाली हैं या आप अपनी जो आपका जो अधिकार है उसको आप समझते हैं तो आपको बराबर या ज़्यादा आपको मिल जाएगा। अन्यथा ऐसे भी कई मेंबर होते हैं जिनको 5 साल में बहुत कम काम मिलता है। तो ये तो आपकी योग्यता पे डिपेंड करता है कि आप, हाँ, नगर पालिका में बजट आ जाएगा राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, उसके बाद आप कितना लगवा पाते हो आपके क्षेत्र में वो आप पे डिपेंड करता है। हालांकि हमने ये व्यवस्था 10 सालों में रखी कि 90% बजट हम वार्डों में बांट के लगवाते थे। वो लगवाने का कारण ये था कि हम 10 साल विपक्ष में रहे हैं, तो हमने तो हमारा जो अधिकार है वो कहीं पर भी छीनने नहीं दिया, और हमने तो जो हमारा अधिकार बनता है उसे 21 पैसे लगवाए हैं। बाकी ये कोई नियम नहीं है कि वार्ड वाइज लगे, ये नियम नहीं। और मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ बलदेव जी कि युवाओं के बारे में आपका क्या कहना है, उस पर थोड़ा सा बताइए। देखो, युवाओं के लिए मेरा तो यही कहना है कि युवाओं को सबसे पहले सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और आज के इस युग में सबसे पहला काम है शिक्षा की ओर उनको पूरा अपना फोकस करना चाहिए। और शिक्षा का मतलब ये कतई नहीं है कि शिक्षा प्राप्त हम सिर्फ रोजगार के लिए कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए रोजगार महती आवश्यकता है, और रोजगार बिना संभव नहीं है कि उनका जीवन शैली सुधर जाए। रोजगार ज़रूरी है, लेकिन अपनी इस धारणा से शिक्षा लेके मेरे को रोजगार, जैसे सरकारी नौकरी, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी लगे, ये धारणा नहीं होनी चाहिए। आप शिक्षा अच्छी ग्रहण करेंगे तो आप अपना व्यापार भी ठीक ढंग से कर पाओगे।
आप अगर खेती किसानी भी करोगे तो एक शिक्षित व्यक्ति उसको ठीक ढंग से करेगा, उसकी उपज अच्छी आएगी। तो सबसे पहला युवाओं को शिक्षा की ओर काम करना चाहिए, शिक्षा पे पूरा ध्यान देते हुए अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा मेरा उनके लिए ये सुझाव है, आज का दौर है सोशल मीडिया का। तो हम बार बार देखते हैं सोशल मीडिया में क्या जो प्रारंभिक चीज़ निकल कर आती है, युवा सब उसके पीछे दौड़ते हैं, सब उसके पीछे दौड़ते हैं और फिर धीरे धीरे 2 दिन 5 दिन 7 दिन बाद उसका जो वास्तविक रिजल्ट है वो दूसरा निकल के आ जाता है। फिर वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि अपन ने तो इनका समर्थन कर दिया, अपन ने तो ये पोस्ट कर दी, अपन ने इस तरह का वातावरण बना दिया, जबकि वास्तविकता ये थी, दूसरी थी। तो मेरा कहने का मतलब है युवाओं को आज के इस दौर में पूरा समझने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, न कि किसी भागम भाग या किसी एक व्यक्ति के पीछे चलकर अपन अपने आप को कहीं भी एक्सपोज कर रहे हैं और उसका रिजल्ट दूसरा आ रहा है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो भी युवा है उनकी एक राजनीति में अगर किसी की रुचि है, किसी कोई विचारधारा है तो वो विचारधारा अपनी रखे, लेकिन उस विचारधारा को यहाँ तक नहीं लाए कि उनके व्यक्तिगत संबंध कहीं खराब हो जाए। व्यक्तिगत संबंध अपने देखो बहुत अच्छे रहने चाहिए, चाहे किसी भी व्यक्ति से हो। हाँ, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है और मैं उसके लिए काम करता हूँ। हो सकता है आपकी किसी अन्य दल से विचारधारा आपकी मिलती हो तो आप उसके लिए काम करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आप एज ए मैन गलत हो। आप अच्छे व्यक्ति हो सकते हो, तो मेरे संबंध आपसे अच्छे रहने चाहिए। ये मेरा युवाओं से विशेष आग्रह है और उनको सुझाव भी है। और आज के समय जो राजनीतिक क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। राजनीति देखो आज के परिदृश्य में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनको पार पाना बहुत मुश्किल है। और मैंने तो बदलता हुआ दौर देखा है, जैसे 1990 के बाद के लगभग 1993 के बाद के सब चुनाव मुझे याद है। 1993 में 2 से पहली बार अमराराम जीते थे। हम छोटे छोटे बच्चे थे, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे। उसके बाद के सारे जो चुनाव हैं वो मुझे याद है और बड़ा बदलाव आया है सब। उस समय घर के ही नहीं गांव के भी 2-4 लोग मुखिया होते थे और वो तय करते थे इस ओर जाना है, और उनकी बात को विरोध उनकी बात का करना किसी के हर कोई के बस कोई बात नहीं थी। लोग सोचते भी नहीं थे गांव से। आज का ये है स्थिति कि पिताजी की विचारधारा दूसरी है, उसके बच्चे की विचारधारा दूसरी है, तो ये बड़ा राजनीति में विचित्र बदलाव आ रहा है। दूसरी बात कि आप किसी भी, जैसे मैंने अभी बताया, किसी भी आप संगठन में काम करते हो तो निश्चित रूप से मेरा तो ये मानना है कि आप अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हो तो आप में सेवा का भाव होना चाहिए। अगर सेवा का भाव नहीं है तो इस क्षेत्र में काम नहीं करना चाहिए। और मैं एक व्यक्ति की 2 लाइनों से मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अपने मकराना से पूर्व विधायक रहे हैं रूपाराम जी मुरावती। वो अक्सर ये बात कहते हैं कि राजनीति जो क्षेत्र है ना वो साधना का क्षेत्र है। वो अगर राजनीति में कोई ईमानदारी से काम करता है तो वो सीधा स्वर्ग को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि आप अगर राजनीति में रहकर ईमानदारी से काम करते हो और सेवा का भाव आप में है तो आप अनगिनत लोगों का भला कर सकते हो। और आप में सेवा का भाव है तो निश्चित रूप से किसी असहाय की या गरीब की या किसी ज़रूरतमंद की आप मदद करेंगे तो आपको आत्मीय संतुष्टि भी होगी। तो राजनीति के क्षेत्र में आपको सेवा का भाव रखते हुए इसमें काम करना चाहिए, और मैं तो जहाँ तक संभव हो मैं प्रयास करता हूँ। अब रही बात आपका मूल सवाल तो जो था कि आज के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी परेशानी या राजनीति के क्षेत्र में सबसे बड़ी परेशानी है, इस क्षेत्र में आप करोगे तो किसी न किसी व्यक्ति को आप व्यक्ति का काम करोगे। अब 2 व्यक्तियों की कोई लड़ाई है, 2 व्यक्तियों का स्वार्थ है और आपने किसी एक सही व्यक्ति का साथ दे दिया तो दूसरा व्यक्ति गलत है, वो भी ये अपेक्षा रखता है राजनीति में काम करने वाले से कि मेरी मदद करे। ये सबसे बड़ी, मुझे तो जो सबसे बड़ा फेस करने को मिलता है यही समस्या मिलती है कि गलत व्यक्ति भी ये उम्मीद करता है कि मेरी मदद करे, जबकि ये संभव नहीं है। तो लोगों को ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस करना चाहिए कि
अच्छे व्यक्ति का, सही व्यक्ति का सही काम की अपन मदद करें और गलत लोगों का विरोध करें, और विरोध नहीं करें तो भी कम से कम उनकी मदद नहीं करें। तो मेरा एक सवाल ये है बलदेव जी आपसे कि आपकी क्या राय है कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, उनके बारे में आपका क्या कहना है, थोड़ा सा डिटेल से बताइए। अब हनुमान जी बेनीवाल पर मैं कोई कमेंट करूं, इतना बड़ा मैं व्यक्ति हूं नहीं, लेकिन फिर भी मेरी जो सोच है वो ये है कि जनप्रिय नेता है और जिद्दी व्यक्ति है, अपनी जिद पे चलने वाला व्यक्ति है और जनप्रिय है, मैं यही कह सकता हूँ। और गोविंद सिंह डोटासरा है, अमरा राम जी हैं, गोवर्धन जी वर्मा है और इस्माइल जी नागौरी हैं लोसर नगर पालिका से, उनके बारे में आपका थोड़ा क्या कहना है, ऑडियंस को बताइए। गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं जी। उनको भाग्य से बहुत कुछ उनको मिला है, जिनको अपन कह सकते हैं लक्की। अमरा राम जी संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे, संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से उन्होंने संघर्ष किया है। गोवर्धन जी वर्मा ईमानदार व्यक्ति है और सेवा का भाव है उनमें, सेवा करना उनका ध्येय है। इस्माइल जी एज ए मैन अच्छे व्यक्ति हैं, राजनीति में वो सफल व्यक्ति नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है, मेरा मानना है। बाकी एज ए मैन अच्छे। जैसे कि बलदेव जी आपने 2 वार्डों से आप पार्षद हो, तो आपके वार्ड में क्या क्या कार्य हैं, थोड़ा सा ऑडियंस को डिटेल से बताइए। देखिए, विकास की जैसे अभी अपन ने पहले चर्चा की भाई, 2015 में जब मैं बना उस समय सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब थी। रही बात जैसे मान लो कि जितनी भी मेरे क्षेत्र की जो दोनों वार्डों की सड़कें, टोटल सड़कें आज के दिन पक्की सड़कें, एक आध सड़क ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो 5-7 वर्ष बनाए हुए हो गए तो कोई थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की उनमें आवश्यकता हो, बाकी मोटा मोटी 99% काम रोडों के क्षेत्र में कंप्लीट है। पेयजल की बात करें अपन तो पेयजल की वैसे बहुत ज़्यादा समस्या हमारे क्षेत्र में थी नहीं, और अब भविष्य के लिए हमने बहुत बड़ा प्लान एक राज्य सरकार का है, जो अभी हमने उसकी एक बड़ी टंकी बनवा दी है और आने वाले समय में नहरी पानी की योजना है जो हमने उसके डैम के लिए बिरहाना रोड पे जगह उसको काट दिया है, वहाँ डैम बनेगा, उसके बाद हमारे गांव में भी टंकी बनी है, उस तक वो पानी आएगा और पूरे गांव में उसका जो आबादी क्षेत्र है वहाँ पाइपलाइन डाल दी गई है और ढाणियों में आगे दूसरे फेज में डलवाएंगे। तो भविष्य के प्लान के लिए उसको हमने बहुत बड़ा करीबन वो 2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो हमारे गांव में लग रहा है वो है, पूरा प्रोजेक्ट वो 17-18 करोड़ का पूरी नगर पालिका का है। तो वो हमने भविष्य के लिए बड़ा एक प्रोजेक्ट उसको तैयार किया है। इसके अलावा अभी हमने पिछले बजट में राज्य सरकार द्वारा यहाँ लोसल में एक पशुओं के लिए बड़ा हॉस्पिटल की घोषणा हुई थी, तो उससे में जैसे अतिरिक्त निदेशक की पोस्ट उस हॉस्पिटल में होगी और 20-22 लोगों का स्टाफ होगा, बड़ा हॉस्पिटल होगा। तो वो हॉस्पिटल हम यहीं हमारे गांव में ही जो बाईपास पे तलाई है उसमें हम बना रहे हैं, उसके लिए ज़मीन अलॉट कर दी, पट्टा बना दिया गया है और बहुत जल्द उसका हम शिलान्यास करने वाले हैं। वो भी एक बड़ी हमारे क्षेत्र के लिए, हालांकि पूरे लोसल नगर पालिका क्षेत्र और आसपास के गाँव के लिए वो सुविधा है, लेकिन हमारे गांव में बन रहा है तो हमारे लिए विशेष वो सुविधा रहेगी। इसके अलावा बिजली के क्षेत्र में कोई समस्या है नहीं, और स्ट्रीट लाइट की जो समस्या थी वो लगभग वो भी दूर करवा दी गई है। एक खेल ग्राउंड हमने तैयार किया है, उसका अभी कुछ काम बाकी है, तो वो प्रोग्रेस में चल रहा है। हमारा आने वाले समय में उसमें कुछ कमियां रही है, उसको दूर करने की हम जल्द कोशिश करेंगे, वो भाई पूरा एकदम तैयार हो जाए। बाकी वैसे ग्राउंड एकदम तैयार है, उसमें कुछ सुविधाएं और लगवानी है, करनी है, वो करेंगे। और लाइब्रेरी का मैंने बताया अभी अब थोड़े दिनों में शुरू कर देंगे। मतलब मोटा मोटी हम भाग्यशाली हैं कि हमारे गांव का वातावरण बहुत अच्छा है
और विकास की दृष्टि से आज कोई कमी नहीं है। हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष की समस्या हो, लेकिन सार्वजनिक समस्या नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। तो दोस्तों, पॉडकास्ट फ्यूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ थे BR हरिपुरा जी। तो हम मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।